अफ्रीका महाद्वीप का नाम सुनते ही लोगों के मन में गरीब देश, जनजातियां और सहारा का मरुस्थल का ख्याल ही आता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में अफ्रीका से जुड़े दिलचस्प तथ्यों पर बात करेंगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने जंगल, विशाल क्षेत्र में फैले घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां व झीलें तथा विभिन्न प्रकार के जानवर दिखेंगे। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती। यही नहीं, कर्क, मकर एवं भूमध्य तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 3.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 92 करोड़ है और इस महाद्वीप में 54 देश है। इसके इतिहास की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के नाम के पीछे कई कहानियां हैं। 1981 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति बर्बर भाषा के शब्द इफ्री से हुई है, जिसका अर्थ गुफा होता है, जो गुफा में रहने वाली जनजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथम आधुनिक मानव का जन्म इसी महाद्वीप से माना जाता है, जिसका जन्म 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था तथा प्रचलित मिस्र सभ्यता इसी महाद्वीप में फली, जो नील नदी की घाटी में 4000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। भारत के हड़प्पा सभ्यता का संबंध भी मिस्र की सभ्यता से माना जाता है। अफ्रीका के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ऊंचे ऊंचे पठार, जिनका निर्माण अत्यंत प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि 1 अरब वर्ष पहले समस्त स्थल भाग पेंजिया के रूप में था। कार्बन युग में पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। इस महाद्वीप के उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अवस्थित, जो अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। क्षेत्रफल में यह मरुस्थल भारत के क्षेत्रफल से दुगुना है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप में पाई जाती है, जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। वहीं इस महाद्वीप के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में कर्क रेखा तथा दक्षिण में मकर रेखा है। इस प्रकार महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उत्तर एवं दक्षिण के बहुत कम भाग समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं, अतः यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है, जिसका अधिकांश भाग पूर्वी या व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है, जिसके कारण महाद्वीप के पूर्वी भाग में तो वर्षा होती है, परंतु पश्चिमी भाग में हवाएं आते आते शुष्क हो जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर केरी की शीतल धारा तथा दक्षिण में बेंगुला की शीतल धारा बहती है, जिसके कारण अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में तापमान कम रहता है। अफ्रीका के वन जीव की बात करें तो अफ्रीका में जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी एवं वर्षा के कारण घने वन पाए जाते हैं। इसी वनों में पाई जाने वाली वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जिन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इस वनों में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। शेर, हाथी, जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर सवाना घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ बड़े आकार तथा घोड़े के समान तेज दौड़ने वाली शुतुरमुर्ग नामक पक्षी भी पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए अफ्रीका विश्व का सबसे दरिद्र और सबसे अविकसित भूभाग है। यातायात एवं तकनीकों का विकास न होने के कारण इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है। इसी से इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप वालों को कच्चा माल प्राप्त करने तथा निर्मित माल बेचने के लिए अफ्रीका की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। शीघ्र ही पता चला कि यह हीरा, सोना, तांबा एवं यूरेनियम का भंडार है। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप वालों को कच्चा माल प्राप्त करने तथा निर्मित माल बेचने के लिए अफ्रीका की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। शीघ्र ही पता चला कि यहाँ हीरा, सोना, तांबा या यूरेनियम का भंडार गृह है, अतः इसके संसाधनों का दोहन आरंभ हुआ। प्राय सभी अफ्रीकी देश यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने अधीन कर लिए गए। पारंपरिक उद्योगों को अपार क्षति हुई एवं अफ्रीका की अर्थव्यवस्था यूरोप केंद्रित हो गई। किसानों को यूरोपीय उद्योगों के लिए कच्चा माल उगाने के लिए बाध्य कर दिया गया। जलवायु और मिट्टी की विभिन्नता के कारण अफ्रीका में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कौसावा, कपास, मूंगफली, कोको, विभिन्न प्रकार के फल तथा कुछ मसाले जैसे लौंग आदि अफ्रीका के मुख्य फसलें हैं। अफ्रीका की जनसंख्या में पिछले 40 वर्षों में काफी वृद्धि हुई, जिस कारण से जनसंख्या का बड़ा प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु का है। अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या नील नदी की घाटी, भूमध्य सागरीय तट, कीनिया एवं अबिसिनिया के पठार, पश्चिमी सूडान, गिनी तट पर मिलती है। अफ्रीकी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक विविधता वाली संस्कृति है। अफ्रीका के भोजन और पेय में अपनी स्थानीय पहचान के साथ साथ उपनिवेशीय खाद्य परंपराओं की झलक देखी जा सकती है। काली मिर्च, मूंगफली और मक्के जैसे खाद्य उत्पादों का प्रयोग यहाँ खूब किया जाता है। अफ्रीकी भोजन पारंपरिक फसलों, तरकारियों, दूध और मांस उत्पादों का सुदूर संयोजन है। अफ्रीकी गांवों का आहार प्राय दूध, दही और छाछ है। शिकार और मछलियाँ भी यहाँ लोकप्रिय भोजन में शामिल है।
उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो 24 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरा है, जिसके पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इस महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के बायोम पाए जाते हैं, जिसमें चारागाह, टुंड्रा और प्रवाल भित्तियां शामिल है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। अमेरिका का यह नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा है। जब प्रथम यूरोपीय खोजकर्ता यहाँ पहुँचे थे तो उस समय इस महाद्वीप में जो लोग रहते थे वह यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि वह एशिया से आए थे। इस महाद्वीप को 4 बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मेक्सिको की खाड़ी से लेकर कनाडाई आर्कटिक तक फैला हुआ विशाल मैदान और पश्चिमी पहाड़ जिसमें रॉकी पर्वत, ग्रेट बेसिन, कैलिफोर्निया और अलास्का शामिल है, और उत्तर पूर्व में स्थित पठार जिसमें कोलोराडो पठार, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा पठार जो एरिजोना, न्यू मैक्सिको, यूटा और कोलोराडो के कुछ हिस्से को कवर करता है, और इस महाद्वीप में सेंट्रल मैक्सिकन पठार जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, जो 2,32,388 वर्ग मील में फैला है और लगभग 75 मिलियन लोगों का घर है। यह अमेरिका मैक्सिको की सीमा से लेकर ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट तक फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें टैगा वन जो अल्यूसियन द्वीप से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक फैला है और दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। बोरियल जंगल स्प्रूस और बालरस फर जैसे शंकुधारू पेड़ों के साथ साथ सफेद बर्च और स्पेन जैसी पर्णपाती प्रजातियों से बना है, और दूसरा है उत्तरी वन। यह जंगल मेन से उत्तरी न्यूयॉर्क तक फैला है। इसमें दृढ़ और बोरियल वनों का मिश्रण पाया जाता है और यह कई वन्यजीव प्रजातियों का घर भी है, जिनमें काला भालू और गंजा ईगल शामिल है। इस महाद्वीप के उत्तर में स्थित है कनाडा, जो दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें जो पैलियोजिक युग की शुरुआत से समुद्र तल से ऊपर उठा है। कनाडा में खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ लोहा, निकल, जस्ता, तांबा, सोना और यूरेनियम के भंडार हैं। हाल ही में आर्कटिक पर बड़े पैमाने पर हीरे की खोज हुई है, जिससे कनाडा दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है। इस महाद्वीप का सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, जो 32 करोड़ जनसंख्या के साथ तथा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। बहुसंस्कृति राष्ट्रों की बात होती है तो भारत का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन अमेरिका भी बहुसंस्कृति के मामले में आगे है, जिसका मुख्य कारण है कि विभिन्न देशों से आए हुए लोगों का निवास। अमेरिका एक अत्यधिक विकसित देश है जो सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित संसाधनों और उच्च उत्पादकता के कारण। अमेरिका वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर कृषि की बात करें तो कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम हिस्सा है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का और सोयाबीन का दुनिया का शीर्ष उत्पादक है। इसके अलावा अमेरिका के संयुक्त राज्य कृषि विभाग गोमांस, कुक्कुट, सुअर का मांस और डेयरी उत्पादों से संबंधित पशुधन आंकड़े प्रदान करती है। उत्तरी अमेरिका में कई तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें भालू, भेड़िया, लोमड़ी, कोट जैसे मांसाहारी जानवर शामिल है। अमेरिका में वन्यजीवों को एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है और उन्हें केवल लीगल कार्यों के लिए ही मारा जाता है। उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशीकरण के दौरान बड़े पैमाने पर वन्यजीवों को मारा गया था। इसी को देखते हुए 20वीं सदी में औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कारण वन्यजीवों को बचाने का आंदोलन प्रारंभ हुआ। अन्य खतरों की बात करें तो प्राकृतिक आवासों का विनाश, पारिस्थितिक तंत्र का विनाश जैसे संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन शामिल है। एशिया महाद्वीप जो पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 8% हिस्सा तथा पूरे लैंड एरिया का 1/3 क्षेत्र को कवर करता है, जिसका क्षेत्रफल 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमा यूरोप से मिलती है। यह भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक रूप से दोनों पर्वत श्रृंखलाएं एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। कई लोगों का मानना है कि 2050 तक एशिया की आबादी 750 मिलियन से बढ़कर 5.2 बिलियन हो जाएगी, जहां भारत ने चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार दुनिया भर की आधा से ज्यादा आबादी सिर्फ 7 देशों में रहती है और इनमें से 4 देश एशिया में है। भारत, चीन के अलावा पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश में भी आबादी बहुत अधिक है। दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान आते हैं, इनमें भीड़ भाड़ की समस्या सबसे ज्यादा है।
इन देशों के शहरों में रहने वाले लोगों में से लगभग 1/3 लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। मुंबई, कोलकाता, बैंकॉक और जकार्ता जैसे शहरों में लोग बेहतर नौकरी के तलाश में आते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उन्हें बेहतर नौकरियां नहीं मिलती। यही कारण कि लगातार आवश्यकताओं के कारण शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता। चीन और भारत विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, लेकिन भारत माता के लालों ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 145 करोड़ के आसपास है। सभी महाद्वीपों की जनसंख्या का 60% आबादी केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यह महाद्वीप विश्व के सबसे बड़े पर्वतों और कुछ सबसे लंबी नदियों को समेटे हुए एशिया दुनिया के अधिकांश धर्मों का, जैसे हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साथ ही कई अन्य धर्मों का जन्म स्थान भी है। एशिया महाद्वीप में 49 देश हैं, जिनमें से जॉर्जिया, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की अंतर महाद्वीपीय देश है, अर्थात यह 1 से अधिक महाद्वीपों में अवस्थित है। भौगोलिक दृष्टि से रूस एशिया में है, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से इसे एक यूरोपीय राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है। एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की क्रय शक्ति के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन इस समय एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह महाद्वीप संसाधनों से भरा पड़ा है, जहां पेट्रोलियम, जंगल, चावल, तांबा, चांदी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और हम भारतीय और भारत एशिया के दक्षिण में रहते हैं, और अर्थव्यवस्था की बात हो तो हमारा देश पीछे कैसे रह सकता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा आयातक तथा 8वां सबसे बड़ा निर्यातक है। अब थोड़ा पड़ोसी की बात कर लेते हैं। राजनीतिक सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में निचले पायदान पर होने के बावजूद पाकिस्तान एशिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों में से एक है। यह विश्व की 13वीं सबसे मजबूत सेना और एशिया में 7वीं सबसे बड़ी सेना और $350 मिलियन के करीब अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करता है। एशिया के प्राकृतिक चीजों की बात करें तो विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वत एशिया में ही पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह चीन और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, जिसमें सबसे पहली चढ़ाई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग ने की थी। दूसरा है K2, जिसकी ऊंचाई 8,811 मीटर है और यह काकोरम रेंज में अवस्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण इस पर पर्वतारोहियों की भीड़ लगी रहती है। तीसरा है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,886 मीटर और यह नेपाल और भारत के मध्य अवस्थित है। और अगले 7 पर्वतों में लोत्से, मकालू, चोओपू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत और 10वां है अन्नपूर्णा। जंगल, जो पृथ्वी के समस्त स्थल मंडल को घेरे हुए हैं। अगर यह ना होते तो हम ना होते। वनों में करोड़ों प्रकार के जीव निवास करते हैं। छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर हाथी, जिराफ जैसे विशाल जानवर भी निवास करते हैं। भारत में वनों का क्षेत्रफल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.7% भाग को कवर करता है। अगर वैश्विक स्तर पर बात किया जाए तो वनों का कुल क्षेत्रफल 4 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का 31% भाग को कवर करती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाला अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे विशाल जंगल है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल अपने अंदर कई सारे रहस्यों को भी छुपाए हुए है। यहाँ पर पूरे विश्व के सबसे लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में पाए जाने वाले वन तेजी से नष्ट हो रहे हैं। इनका आकार तेजी से घटता जा रहा है। उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है, जो तेजी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम जंगलों के बारे में जानेंगे, इसके जन्म से लेकर इनका महत्व तथा विनाश कैसे हो रहा है। अंत में यह जानेंगे कि इनको रोका कैसे जा सकता है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनों की उत्पत्ति आज से 400 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय यह पृथ्वी के छोटे से ही भागों में जन्मे, जहां इनके पनपने के अनुकूल जलवायु परिस्थितियां विद्यमान थी। वनों को उनकी प्रकृति के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो सामान्यतः भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ का मौसम पूरे वर्ष गर्म एवं आर्द्र रहता है। इन वनों में पृथ्वी का सर्वाधिक वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर सघन वनस्पतियां पाई जाती है तथा विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास इन्हीं जंगलों में ही पाया जाता है। दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन दुनिया के उस हिस्से में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में इनमें हरियाली आती है। पतझड़ के समय इन वनों से पत्ते झड़ते हैं, जिसके कारण इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। अगला है कांटेदार वन।
भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वनस्पति कांटेदार होती है। इन वनों में बारिश कम होती है तथा वनस्पतियां अपने अंदर नमी बनाए रखने के लिए पत्तियां गिरा देती हैं। शीतोष्ण वन, इस प्रकार के वन ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। अगर आप ठंडे पड़ते क्षेत्रों में गए होंगे तो जरूर आपने इस प्रकार के वनस्पतियों को देखा होगा। इन वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, इनके कारण इन पर बर्फ नहीं ठहरती, सड़क कर नीचे गिर जाती है। जंगल कई जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास हैं। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। हमें यह लकड़ी, दवाइयाँ, भोजन तथा सबसे महत्वपूर्ण इनसे कागज निर्माण किया जाता है। वन दुनिया में कार्बन के सबसे बड़े भंडार हैं, जो वैश्विक तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। कार्बन की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह है। वनों के लाभ के कारण वनों की कटाई आधुनिक समय में बहुत अधिक हो गई है, जिससे प्रदूषण, मिट्टी का कटाव, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। वहीं वन CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखती है। वनों की सर्वाधिक उपयोगिता लाखों जानवरों के अस्तित्व के लिए एक अस्थायी वातावरण प्रदान करते हैं। यहाँ सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, कीड़े पतंगे, पक्षी, तितलियां, बंदर और अन्य जंगली जानवर सहित कई प्रजातियों का घर है। वनों के तली में लाखों सूक्ष्म जीव भी निवास करते हैं। पेड़ पौधे, झाड़ियां दिन के समय वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक पेड़ 18 लोगों को जीवित रहने के भर का ऑक्सीजन प्रदान करता है अपने पूरे जीवन काल में। मानव की समस्त क्रियाएं वनों एवं वन वस्तुओं पर निर्भर है। जैसे विभिन्न प्रकार की असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों से बनाई जाने वाली दवाइयां इन्हीं वनों से पाई जाती हैं। मानव की बढ़ती मंशाएं वनों को निरंतर कम करती जा रही है। कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनको भारी मात्रा में काटा जा रहा है, जिससे वैश्विक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। वहीं वनों में रहने वाले लोग कृषि के लिए भूमि को साफ करते हैं, जिससे वनों को जलाया जाता है तथा यह क्रिया भारत सहित विश्व के सभी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। हमें इस पर रोक लगाना होगा या कोई नया तरीका अपनाना होगा। आइए वनों की समस्याओं का समाधान को ढूंढते हैं। वनों की कटाई को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमें इस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। जहां तक संभव हो, युवा और अपरिपक्व पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर हो रहे वनों का बाजारीकरण पर रोक लगाना चाहिए। अगला उपाय, वनों की आग। वनों के नुकसान का सबसे आम और घातक कारण है। यह प्राकृतिक कारणों से शुरू हो सकते हैं। एक बार आग लग जाने पर इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। आग पर काबू पाने के लिए फायर लेन लाइन बिछाना होगा, रसायन फैलाव व सूखे पत्ते और पेड़ हटाना होगा। वनीकरण, यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्षेत्र में अधिक पेड़ लगाते हैं। हम पेड़ को सड़कों के किनारे तथा अपने घरों के गांवों के अधिक से अधिक लगा सकते हैं। अगला उपाय है स्लैश एंड बर्न खेती। मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, स्थानांतरित कृषि, इन पद्धतियों से जंगलों को नुकसान होता है। हमें इन सभी प्रथाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हम लोगों को अधिक से अधिक वनीकरण के प्रति जागरूक करके इन पर संरक्षण पा सकते हैं। स्कूल के बच्चों को जागरूक करके तथा उनसे स्कूल के पार्कों में पेड़ों को लगवाना चाहिए तथा वन के महत्व। नदी जो मानव विकास का कारण बनी, यह मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण, इसकी तुलना नहीं किया जा सकता। आज से लाखों साल पहले से ही लोग नदी किनारों पर बसते रहे। विभिन्न प्राचीनतम सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नदियों किनारे ही विकसित हुई और आज भी दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या, नगर, धार्मिक स्थल नदियों के किनारे बसे। सर्वाधिक आबादी नदियों के किनारे निवास करती है, क्योंकि इसके द्वारा लाए गए निक्षेपों से उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए बेहद उपयोगी होती है, जो लोगों की आर्थिक क्रिया को मजबूत करती है। हर देश, चाहे वह विकसित या विकासशील हो, उसके लिए कृषि अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए प्राथमिक स्रोत होती है। अगर नदियों के जन्म की बात करें तो करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी भारी वर्षा जो लगभग सैकड़ों वर्षों तक लगातार होती रही, उसके द्वारा मैदानों, पर्वतों, क्षेत्रों का अपरदन, कटाव करते हुए नदी मार्गों का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार वर्षा का जल बहता गया, जो कि अपने किनारों, तटों का लगातार कटाव करती गई। नदियां मैदानों का केवल अपरदन ही नहीं करती, इनके द्वारा मैदानों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे भारत का विशाल उत्तरी मैदान जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाई गई, जहां विश्व की लगभग सर्वाधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जहां नदियां न बहती हों। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, वही दुनिया की सर्वाधिक बड़ी द्रोणी वाली नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नदियों का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से नदियां अपने उद्गम स्थल से लेकर सागर में मिलने तक के क्षेत्र के लोगों को आपस में बांधे रखती है। भारत की गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह भारतीय समाज में एकता का प्रतीक है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र एवं दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी भारतीय सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए है।
सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण से नदियों का महत्व भी है। विश्व की तमाम संस्कृति नदियों के आसपास से जन्म ली। विभिन्न धार्मिक स्थल नदियों किनारे बसे, जैसे बनारस, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, जहां लगभग लाखों करोड़ों लोग हर साल अपनी आस्थाओं के साथ आते हैं। नदियों का वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्व आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि नदियों का योगदान बिजली बनाने में, नगरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में, फैक्ट्रियों में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। नदियों पर डैम बनाकर नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जो पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव डालती है। कृषि कार्य के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो क्षेत्र वर्षा पर निर्भर नहीं रहते, उन क्षेत्रों में नदियों का जल नहरों के माध्यम से भेजा जाता है। जरा सोचिए, जिसने मानव जीवन को बनाए रखा, हम उसी का गला घोट रहे हैं, वह भी अपने ही स्वार्थ के लिए। हम तेजी से इनको प्रदूषित कर रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक प्रदूषण एवं उद्योगों से निकलने वाले जल और शहरों से आने वाला सीवेज, जिसे सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, यह जलीय पारित तंत्र को नष्ट कर देती है। इनमें रहने वाले जीव खतरनाक रसायन से मरते जा रहे हैं, जैसे गंगा रिवर में पाए जाने वाली डॉल्फिन, जो स्वच्छ जल में निवास करना पसंद करती। प्रदूषण के कारण इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है। नदियों का प्रदूषण सिर्फ नदियों में रहने वाले जीवों को ही नहीं हानि पहुंचाता, बल्कि यह हर साल लाखों करोड़ों लोगों की मौत की वजह भी बनती है। नदियों के पानी को फिल्टर करके शहरों में भेजा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें खतरनाक रसायन मौजूद रहते हैं, जो लोगों को बीमार करते हैं। आज विश्व की लगभग सभी नदियां प्रदूषण का शिकार हैं। अगर इनको ऐसे ही प्रदूषित किया जाता रहा तो ये मानव आबादी को नष्ट कर देंगे। इन पर रोक लगाना ही होगा। प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य से लेकर स्थानीय स्तर पर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वैश्विक संगठन नदी जल के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके नियमों का पालन उद्योग जगत तथा हमें भी इनके नियमों का पालन करना चाहिए। लोगों को जागरूक करना होगा तथा बच्चों का प्राथमिक स्तर से लेकर उनको जल प्रदूषण के बारे में सचेत करना होगा। आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, जिनको अपनाइएगा जरूर। पहला कि जल प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लोगों को प्लास्टिक का उपयोग और सीवेज डंपिंग को कम करना चाहिए। दूसरा उपाय कि हम बर्बाद होने वाले पानी के अनुपात को कम करें। जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक, जैविक या भौतिक उपचार के माध्यम से प्रदूषण को पानी से हटाया जा सकता है। तीसरा उपाय है कि जल प्रदूषण को विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके शुद्ध किया जा सकता है। हमें गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग फेंकना चाहिए। जो पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है, उसे जल में नहीं फेंकना चाहिए। अगला उपाय में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें, उनको जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को बताएं। हमारे ग्रह पृथ्वी के अलावा दुनिया में और